वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अनिल कुमार पवार के ज्यादा करीबी थे। तो क्या उनके खिलाफ भी जांच होगी या ईडी को जांच करनी चाहिए? तो ऐसे लोगों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है आयुक्त अनिल कुमार पवार के 41 बिल्डिंग के लोगों को क्या मिला। तो 41 बिल्डिंग वाले लोग जो बेघर हुए 2500 परिवार, उनको अभी भी ठेंगा ही मिला हुआ है। से आयुक्त अनिल कुमार पवार ने हरकत की, उन्होंने जिस तरह से ईडी को जांच में सहयोग नहीं किया और घर नहीं खोला, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने पुरावे नष्ट किए, तो ये बात अपने आप में शर्मसार करने वाली बात। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो खबर की खबर है। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त अनिल पवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। आप लगातार खबरें कवरेज हर चैनलों पर देख रहे हैं, मैंने भी इस बारे में अब तक सीरीज चलाई है। एक चीज जो अभी निकलकर सामने आई, जो हर मीडिया में अभी इस समय जिस बात की चर्चा हो रही है, वो बात है कि आयुक्त के पूर्व पालघर जिला पालक मंत्री, वर्तमान में भी मंत्री है, दादाजी भूसे, उनसे रिश्तेदारी की। तो इस बात को दादाजी भूसे ने इकरार किया है कि उनकी रिश्तेदारी है, और उस पर कल काफी कुछ हुआ। संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता है, बेबाक तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, सांसद भी है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया साफ तौर पर कि दादाजी भूसे के सिफारिश पर आयुक्त अनिल पवार की नियुक्ति हुई थी। तो इसी मामले को मैंने पिछले हफ्ते में एक बड़ा सा आर्टिकल अपने पेपर स्वतंत्र सागर साप्ताहिक पेपर, जिसमें मैं पालघर जिला प्रतिनिधि हूँ, उसमें मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट आयुक्त के 3 साल के कार्यकाल की लगाई थी। कई लोगों ने वो रिपोर्ट खबर पेपर में पढ़ी होगी और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इस पर मैंने 3 साल का आयुक्त का जो कार्यकाल था उस पर मैंने बात की है। तो उसकी मैं थोड़ी बात करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसको अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ ईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, प्रेस नोट जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया में जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है उसमें यह निकलकर सामने आया है कि ईडी ने आयुक्त अनिल पवार के पास से 1,33,00,000 का कैश जब्त किया है। साथ ही साथ आयुक्त अनिल पवार की कई संपत्तियों की जांच भी ईडी द्वारा की जा रही है, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग संपत्तियां हैं करोड़ों की। तो ये तो बात हुई ईडी द्वारा। अभी तक मैंने पहले ही कहा कि आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, और ईडी के द्वारा प्रेस नोट नहीं जारी किए जाने का कारण ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी ने जब एंट्री की थी परसों सुबह 6 बजे, तब आयुक्त अनिल पवार ने करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे के पीरियड तक घर में होने के बावजूद घर का दरवाजा नहीं खोला, ताला नहीं खोला, और मजबूरन ईडी को स्थानिक पुलिस, मणिपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस की मदद लेनी पड़ी और एक चाबी वाले को बुलाकर उस घर को खोलकर उसमें जबरन घुसना पड़ा। तो एक आयुक्त होकर इस तरह से उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, एक आईएएस ऑफिसर होकर जांच में सहयोग नहीं किया, एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आमतौर पर राजनीतिक लोग हो या कोई क्रिमिनल हो, वो इस तरह से जांच में सहयोग नहीं करे तो समझ में आता है, लेकिन एक अफसर जो कि खुद बड़े पोस्ट पर बैठे हुए, वो अगर इस तरह से जांच में सहयोग नहीं करे, सबूत को, ऐसा भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जिस तरह से सभी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी खबरें चला रही है कि सबूतों को नष्ट करने के लिए उन्होंने कहीं डेटा डिलीट किया, ऐसी बात कही जा रही है। कुछ दस्तावेज को उन्होंने जलाकर फ्लश किए, वो भी बात मीडिया में जारी है। तो इन सब चीजों पर ईडी फिलहाल नजरें बनाए हुए है, और ईडी इन सब चीज पहलुओं की जांच करने के बाद में हो सकता है कि अपनी आधिकारिक बात जो है वो ईडी रखे। लेकिन मैंने जो आपको आगे कहा, मैंने पिछले हफ्ते में, पिछले अंक में इस अखबार में एक बड़ी खबर मैंने लिखी थी, और उसमें मैंने 3 साल में क्या कुछ हुआ उसका पूरा जिक्र किया। वो मेरी खबर का टाइटल है, वो आप देख सकते हैं। टाइटल है, वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त अनिल पवार का तबादला,
2010 बैच के आईएएस मनोज कुमार सूर्यवंशी होंगे नए आयुक्त। फिर नीचे को टाइटल में क्या आयुक्त की अदला बदली लगा पाएगी भ्रष्टाचार पर अंकुश। मनपा आयुक्त की भाजपा नीति है, मनोज कुमार सूर्यवंशी की नियुक्ति चर्चाओं का बाजार गर्म। ये मेरा टाइटल था। इसमें मैंने अभी आयुक्त तो अनिल पवार की बदली हुई, उनके जगह पर मनोज कुमार सूर्यवंशी आए, इसका जिक्र किया। मनोज कुमार सूर्यवंशी 2000 बैच के अफसर है और कहाँ रहकर आए आयुक्त, ये वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त कहाँ गए, इसका मैंने वर्णन किया। उसके बाद में वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त के तौर पर अनिल पवार की वसई विरार में जो नियुक्ति हुई उसका मैंने जिक्र किया था। ये मेरा अंक था पिछले सोमवार 21 जुलाई से 27 जुलाई का। तो इसमें मैंने पहले ही इन सब चीजों का जिक्र किया हुआ है। जब आयुक्त की उधर रेड नहीं हुई थी, ईडी ने रेड नहीं की थी, उसके पहले ही मैंने जिक्र किया हुआ है साफ तौर पर। जो अब मीडिया में चल रहा है कि आयुक्त के रिश्तेदारी है दादाजी भूसे से, तो वो मैंने पहले ही लिखा था। और आयुक्त का इन 3 सालों में वसई विरार में कार्यकाल कैसा रहा, इसकी पूरी डिटेल मैंने लिखी थी। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। वो काफी लंबा ये आर्टिकल है, पूरे लगभग पौने पेज का ये मेरा आर्टिकल है। तो स्वतंत्र सागर अखबार में मेरा ये आर्टिकल छपा। इस पेपर में मैं नियुक्त हूँ, पालघर जिला दिखता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने जिन चीजों का वर्णन किया वो चीजें अब साफ तौर पर जाहिर हो गई। दादाजी भूसे ने खुद मीडिया के सामने इकरार किया कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। हालांकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से संजय राउत ने आरोप लगाया कि दादाजी भूसे के रिकमेंडेशन पे ही आयुक्त की नियुक्ति हुई, उस पर दादाजी भूसे ने कोई जवाब मीडिया को नहीं दिया और उस पर वो कहने से बच रहे, उल्टा ये कह रहे कि सिद्ध करें। तो इन चीजों का हम कोई यहाँ जिक्र नहीं करना चाहेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन यह बात तो तय है कि यहाँ पर अनिल कुमार पवार जो है वो दादाजी भूसे के रिश्तेदार हैं। अनिल कुमार पवार की पत्नी है, उनका दादाजी भूसे से संबंध है। मतलब ये एक माने में ससुराल पक्ष है, ऐसा कहा जाता है। अब अनिल कुमार पवार, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई और अभी भी वो रडार पर है, क्योंकि अभी भी उनकी संपत्ति की जांच जारी है। ऐसे में वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अनिल कुमार पवार के ज्यादा करीबी थे। तो क्या उनके खिलाफ भी जांच होगी या ईडी को जांच करनी चाहिए? तो ऐसे लोगों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है आयुक्त अनिल कुमार पवार के निजी ड्राइवर मधुकर राउत का। इसका नाम मैं बार बार जिक्र इसके लिए कर रहा हूं कि मधुकर राउत उनका निजी ड्राइवर है और मैं आगे भी कह चुका हूं कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो है वो कोई अधिकारी नहीं करता, उनके बिहाफ पे कोई प्राइवेट व्यक्ति ही करता है। तो आयुक्त के ड्राइवर मधुकर राउत ईडी की जांच के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि मधुकर राउत ने आयुक्त के पद का दुरुपयोग करवाया है और उन्होंने अपने 4 बेटे बेटियों को महानगर पालिका में नौकरी पे लगाया। उनके 4 बेटे बेटियों को भी महानगर पालिका से निकाला जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो बेकायदेशीर तरीके से नौकरी पे लगे हुए। एक ही परिवार के 4 लोग ये फायदा उठा रहे। तो एक विषय ये है। तो पहला शख्स है आयुक्त अनिल पवार का ड्राइवर मधुकर राउत। उसके बाद अब बात करें महानगर पालिका अधिकारियों में इनके करीबी कौन थे। तो महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले जो बदली होकर जा चुके हैं, वो भी अनिल पवार के करीबी माने जाते थे। संजय हरवाड़े जो अभी अतिरिक्त आयुक्त है वो भी करीबी है। साथ ही साथ इसी कड़ी में उपायुक्त जो जा चुके हैं उनमें नानाजी कामठे है, नाना साहेब कामठे, वो काफी करीब थे। समीर भूमकर वो भी काफी करीब थे और समीर भूमकर को लेकर अभी एक मामला सामने भी आया है जिसका खुलासा किया है धनंजय गावड़े ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से समीर भूमकर ने अपनी पत्नी के नाम पर एक कंपनी में आईटी की कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसमें उन्होंने
22 करोड़ का घोटाला किया, यह आरोप लगाया है धनंजय गावड़े ने। अभी समीर भूमकर के बाद आगे बढ़ते हैं तो उपायुक्त तानाजी नरले थे, जिनका भी ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद उपायुक्त सदानंद पुरव, जो आस्थापना में देखते थे, उनका भी ट्रांसफर हो चुका है। ये भी आयुक्त के करीबी माने जाते थे, क्योंकि आयुक्त हर बार मीटिंग में इन लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा सुनते थे। फिर एक ऑडिटर हुआ करते थे सुरेश बंसोड़े, वो भी आयुक्त के करीबी माने जाते थे। फिर उसके बाद में बात करें सहायक आयुक्त की, तो सहायक आयुक्त में गिल्सन गोंसाल्विस, जिनके चर्चे कोई कम नहीं है। और गिल्सन गोंसाल्विस का तो मैंने पूरा का पूरा ये निकाला था, किस तरह से उसका घर बेकायदेशीर उसने लिया है, क्या काफी कुछ इसकी चर्चा बहुत पहले से हो चुकी है, और गिल्सन गोंसाल्विस आयुक्त का करीबी माना जाता है। उसके बाद में एक और नाम है गणेश हिलाल पाटिल। गणेश हिलाल पाटिल जो कि आयुक्त के रिश्ते में गांव के हिसाब से देखा जाए तो एक साले का रिश्ता उनका, ऐसा बताया जाता है कि आयुक्त की पत्नी और गणेश हिलाल पाटिल एक ही गांव के हैं, ऐसा कहा जाता है। और खैर वो संबंध है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन गणेश हिलाल पाटिल भी आयुक्त के करीबी माने जाते हैं। गणेश हिलाल पाटिल के खिलाफ बड़ा मामला हुआ था, जिसमें वो प्रभाग समिति सी में थे, और वहां पर एक अधिकारी जिन्होंने घरपट्टी का पैसा महानगर पालिका में नहीं भरा था, तब सहायक आयुक्त रहते हुए उन्होंने कार्यवाही नहीं की थी। उसके बावजूद उनका निलंबन होना चाहिए था, निलंबन नहीं हुआ और उनको सिर्फ हटाया गया और फिर वापस सहायक आयुक्त बनाया गया। तो गणेश पाटिल भी आयुक्त के करीबी माने जाते हैं। उसके बाद में सहायक आयुक्त में मनाली शिंदे मैडम है, वो भी आयुक्त के करीबी है। वैसे ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन हमने जो कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट किए मैंने, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और एक नाम है वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भक्ति चौधरी। तो ये लोग वैसे अनिल कुमार पंवार सहायक आयुक्त के काफी करीबी माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन लोगों के ऊपर भी इस तरह की ईडी की जांच के दायरे में ये लोग भी आएंगे? तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आयुक्त अनिल कुमार पंवार ने हरकत की, उन्होंने जिस तरह से ईडी को जांच में सहयोग नहीं किया और घर नहीं खोला, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने पुरावे नष्ट किए, तो ये बात अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और अगर कहा जाए तो चोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली जो कहावत है उस पर सटीक बैठती है। देखते हैं अब इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। वाईएस रेड्डी का नाम मैंने इसके लिए नहीं लिया कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं, नहीं तो वाईएस रेड्डी भी आयुक्त के करीबी थे, लेकिन वो तो पहले से ही ईडी के इसी में चल रहे, पहले शिकारी वही बने। और अब जो मैं खत्म करना चाहूंगा उसके पहले यही बता दूं कि जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम में मैंने अपने आगे के एक वीडियो में भी कहा कि एक तीर से दो निशाने वाली बात हो रही है। तो इसी में राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने निकलते हैं, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इस पूरे प्रकरण के क्या परिणाम निकलते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। क्योंकि हालांकि चुनाव में अभी समय है, हो सकता है कि 2 महीने में भी चुनाव, 2-3 महीने भी हो, नहीं तो 6 महीने भी हो सकते, क्योंकि काफी लंबी प्रक्रिया है। अभी ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, उनके आरक्षण शुरू है। एक बार ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चुनाव होंगे तो उसके बाद ही महानगर पालिका चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, वार्ड रचना की वो, तो अभी उसमें समय है। लेकिन तब भी इतना बड़ा मामला जो हुआ उसको भुनाया जाएगा और उसका फायदा जरूर उठाया जाएगा। 41 बिल्डिंग मामले में विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा हुआ, क्योंकि वहां के लोग खुद इस बात का जिक्र करते थे कि हम 41 बिल्डिंग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। बाद में जब वो 41 बिल्डिंगें टूटी, तो टूटने के बाद में वो लोग हताश हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दी। उन्होंने विधायकों को इसके जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि हमने वोट दिया लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन अब फिर कहानी पलटने जा रही है। कहानी पलटने इसके लिए जा रही है कि
अब भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हमने इस मामले में ईडी की कार्रवाई करके उन लोगों तक हम पहुंचे हैं और हमारी कार्रवाई शुरू है, हम किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब भी जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि अंत में 41 बिल्डिंग के लोगों को क्या मिला। तो 41 बिल्डिंग वाले लोग जो बेघर हुए 2500 परिवार, उनको अभी भी ठेंगा ही मिला हुआ है, उनको अभी भी कुछ नहीं मिला। यहां तक कि उनके घर टूटे उसका सर्टिफिकेट भी, उसका तोड़क कार्रवाई का सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से हर एक परिवार को मिला है नहीं मिला है, इसका डेटा निकालेंगे तो आधे से ज्यादा लोग को वो भी नहीं मिला। अब ईडी की इस रेड का क्या फायदा अगर इन लोगों को न्याय न मिले। 41 बिल्डिंग वाले लोग, ये जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी, जितने बिल्डर पकड़े गए, इनकी संपत्ति को अटैच करके इन 41 बिल्डिंग के लोगों को जिनका नुकसान हुआ, क्या उनके रिहाइबिलिटेशन, जिसके लिए बार बार हमारे सांसद हेमंत सावरा बोलते हैं कि हमने रिहाइबिलिटेशन की बात कही है, रिहाइबिलिटेशन के हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार से रिहाइबिलिटेशन के लिए, उनको पुनर्वसन के लिए ये मांग नहीं कर सकते? क्या सांसद को नहीं चाहिए कि वो सरकार को ये पत्र दे कि इन लोगों से जो रिकवर किया जा रहा है ईडी के मार्फत, उससे सरकार अभी अपना पैसा लगाकर इनके पुनर्वसन का काम करे, बाद में इनसे वो पैसा वसूला जाए, तो करना ही चाहिए। लेकिन इसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई अपराध है तो वो है गरीब होना, और गरीब होना ही अपराध है। इसके लिए वो गरीब लोग, हालांकि उसमें भी कई लोग ऐसे हैं, पूरे के पूरे 2500 परिवार ऐसे नहीं है कि जो साफ है, पाक साफ है या गरीब है। बहुत लोग उसमें भी ऐसे हैं जो कब्जा करके बैठे थे, और उनके ऐसे लोगों से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन तौर पर, वास्तविक तौर पर जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पाई लगाया है, उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से, जिस तरह से अब खबरें चल रही है कि मीडिया में खबरें चल रही है कि आयुक्त अनिल पवार के दादाजी भूसे से रिश्तेदारी है, तो इस रिश्तेदारी का खुलासा हमने पिछले अंक में पहले ही, ईडी की रेड के पहले ही किया था, और कई खुलासे हम पहले ही कर चुके हैं। अब इन सब के बाद में आखिरी परिणाम क्या आता है उस पर नजर बनाए हुए हैं, और उसकी हम अपडेट अगर आएगी तो आपको जरूर देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को आपने अंत तक देखा, और यही कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से आप सहयोग भी कर सकते हो, और जो चैनल के पास घंटी का बटन है उसको दबाकर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इसको नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।